अध्याय 32। आप ड्यूक से शादी नहीं कर सकते। 2 मेरी मालकिन, क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम आपके पैर फैलाने के लिए कमरे से बाहर निकलें? कोई भी आपको ढूंढने नहीं आया है। सैली पूरे दिन एलेसेंड्रा के बेडरूम में बिना कुछ किए बैठे बैठे थक चुकी थी। खामोशी असहनीय थी। नाश्ते से लेकर रात के खाने के समय तक एलेसेंड्रा ने उन दोनों को अपने कमरे में बंद रखा। सैली को एलेसेंड्रा को ये बताने का पछतावा हुआ कि उसने क्या देखा। क्या तुम बोर नहीं हो रही हो? उसने पूछा। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने कई साल अपने बेडरूम में बंद करके बिताए हैं? मैं बोरियत महसूस करने की हद से आगे निकल गई हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ किताबें हैं जिन्हें तुम पढ़ सकती हो या तुम मेरे कैनवस में से कोई एक पेंट कर सकती हो। एलेसांद्रा ने आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे हुए कहा। सैली ने जवाब दिया, आपकी किताबें मनोरंजक नहीं हैं और मैं पेंटिंग करना नहीं जानती। ऐसा करने के लिए आपको पेंटिंग में माहिर होने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक नजरिया, पेंट, ब्रश और कैनवास चाहिए। सैली ने अपने चेहरे पर हाथ मारा, एक बार फिर हार का एहसास करते हुए। क्या मैं कम से कम हमारे लिए रात का खाना तो ला सकती हूँ? मैंने जो फल और पेस्ट्री लाई है वे बढ़िया है, लेकिन आपको पेट भरने के लिए कुछ ठीक ठाक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ड्यूक को अपनी मंगेतर को ठीक से खाना न खिलाने के लिए मेरा सिर काटना पड़े। मैंने ही तुम्हें यहीं रहने को कहा था। ड्यूक इसके लिए तुम पर नाराज नहीं हो सकता। कम से कम मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेगा। मेरी लेडी, सैली ने अविश्वास से एलेसेंड्रा को देखा। जब ड्यूक परेशान होता है तो आप उसके गुस्से का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या आपको पता है कि उसने पार्टी में आपके पिता को हवा में उठा लिया था? ये सुनकर एलेसेंड्रा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या वह ऐसा क्यों करेगा? सैली ने कंधे उचका दिए, एडगा की हरकतों के पीछे की वजह के बारे में अनिश्चित। उनकी बातचीत का ज्यादातर हिस्सा कोई नहीं सुन पाया, लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पिता ने बाद में ड्यूक से माफी मांगी थी। वाह, एलेसेंड्रा ने ड्यूक को देखकर और भी आश्चर्यचकित होते हुए कहा। मैंने सुना था कि वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन यह मेरी कल्पना से परे है। क्या वह शानदार नहीं है? कूल। सैली ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। वह उलझन में थी कि कूल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया था। मैं सहमत हूं कि कुछ पहलुओं में ड्यूक कूल है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए नहीं करूंगी कि उसने आपके पिता को अचानक शर्मिंदा कर दिया। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एडगर कॉलिंस एक खतरनाक आदमी है। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर मूर्ख मत बनो। एलेसेंड्रा चुप रही। वह सैली को यह नहीं समझाना चाहती थी कि वह हमेशा से एक खतरनाक आदमी चाहती थी, एक ऐसा आदमी जिसके खिलाफ उसके पिता नहीं जा सकते थे। काश वह अपने पिता को ड्यूक के सामने शर्मिंदा होते हुए देख पाती। एलेसेंड्रा, ये तुम्हारे पिता है, सैली ने घबराकर कहा। उसे डर था कि शायद उस आदमी ने उसकी बात सुन ली होगी। उसके लिए इस समय आना अजीब था। क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए? वह अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। नहीं। एलेसेंड्रा उठकर बैठ गई। उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना था और कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना था। वापस बैठ जाओ, उसने खड़े होते हुए सैली को आदेश दिया। एलेसेंड्रा दरवाजे तक गई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। आपको क्या चाहिए, पापा? रात का खाना परोसने का समय हो गया है। क्या तुम अपने परिवार के साथ बाहर आकर खाना खाने की योजना नहीं बना रहे हो? डेस्मंड की दबी हुई आवाज ने दरवाजे के दूसरी तरफ से पूछा। मैं आज रात अपने बेडरूम में खाना खाने जा रही हूँ। मेरी नौकरानी हम दोनों के लिए खाना लेकर आएगी। अब आप वापस जा सकते हैं, एलेसेंड्रा ने जवाब दिया। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, वह अपने मन में बार बार यही दोहराती रही। उसके पिता को कभी भी यह पसंद नहीं आया कि वह रात के खाने के लिए टेबल पर बैठे, क्योंकि उसने मास्क पहनना शुरू कर दिया था। जब कैटरीना ने कहा कि अब उसका टेबल पर स्वागत नहीं किया जाता, तो उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। भले ही एडगर ने उसे धमकाया हो, लेकिन एलेसेंड्रा जानती थी कि उसके पिता को उसकी इतनी परवाह नहीं होगी कि वह उसे परिवार की तरह बाकी लोगों के साथ डिनर करने के लिए मजबूर करे। क्या ये समझ में आता है कि तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगे? चलो। डेस्मंड ने दरवाजे की कुंडी दूसरी तरफ घुमाई तो वह हिलने लगी। हर कोई तुम्हारे टेबल पर आने का इंतजार कर रहा है। तुम हमेशा हमारे साथ बैठना चाहते थे। तुम इस पल को क्यों जाने दे रहे हो जबकि यह तुम्हारी यहाँ आखिरी रात होगी? एलेसेंड्रा धीरे धीरे दरवाजे से दूर हट गई, क्योंकि उसे पता था कि उसे किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। वह उसे बाहर आने से रोकने के लिए बहुत जोर लगा रहा था। सैली, जितनी जल्दी हो सके चादरें मेरे बिस्तर पर बांध दो, इतनी कि वे मेरी खिड़की से जमीन तक पहुंच सके, उसने फुसफुसाते हुए कहा ताकि उसके पिता को पता न चले। मैं आज रात अपने कमरे में ही रहना पसंद करूंगा, पिताजी। मुझे कल ड्यूक के आने के लिए तैयार रहना होगा। मैं उसे इंतजार नहीं करवा सकता।
तुम ड्यूक से शादी नहीं कर सकती, एलेसेंड्रा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो। मुझे एक आदमी मिल गया है जो तुमसे शादी करना चाहता है। वह तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें कहता है। अपना दरवाजा खोलो ताकि हम इस बारे में बात कर सकें। डेस्मंड ने एक बार फिर दरवाजे की कुंडी घुमाई। मैं सिर्फ एडगर कोलिंस से शादी करने जा रही हूँ। प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। एलेसेंड्रा ने सैली की ओर देखा और कहा। चादरों को 3 बार बांधा जा रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब वह उनका उपयोग करना शुरू करे तो वे ढीली न हो जाए। उसे बस अपने पिता का ध्यान कुछ देर और भटकाने की जरूरत थी। अभी तक इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है। तुम ऐसी नहीं हो जो अपने बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हो, एलेसेंड्रा। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरे द्वारा चुने गए आदमी से शादी करो। बाहर आओ और मुझसे बात करो। मैंने कहा था कि मैं आज रात अपने कमरे में ही रहूंगी। मैं ड्यूक से शादी करने जा रही हूँ। दरवाजा खटखटाने पर एलेसेंड्रा चौंक गई। एलेसेंड्रा, मुझे परेशान करना बंद करो और जैसा मैं कहूं वैसा करो। इस पर बहस नहीं हो सकती। अभी बाहर आओ, इससे पहले कि मैं ये दरवाजा तोड़ दूं। ये हो गया। सैली ने एलेसेंड्रा को पुकारा। उसने चादरें एलेसेंड्रा की मेज पर बांध दी और उन्हें खिड़की से नीचे उतार दिया। मुझे नहीं पता था कि इसे और किससे बांधूं। क्या तुम्हें अपने पिता के पास नहीं जाना चाहिए? दरवाजा खोलना ही बेहतर है। तुम यहाँ इतने समय से काम कर रही हो कि तुम्हें पता है कि मेरे द्वारा उस दरवाजे को खोलने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। चादर को पकड़ो क्योंकि वह मेज स्थिर नहीं रहेगी। अभी, एलेसेंड्रा चिल्लाई जब सैली हिली नहीं। बहुत समय नहीं बीता होगा कि उसके पिता को दरवाजा खोलने की चाबी मिल गई। एलेसेंड्रा ने एक पैर खिड़की से बाहर रखा और फिर दूसरा। यह एक बुरा विचार है, उसने बंधी हुई चादरों को पकड़ते हुए दोहराया। ये तुम्हारा बुरा विचार था। सैली चाहती थी कि वह याद रखे, अगर एलेसेंड्रा को कुछ हुआ तो उसे सजा मिलेगी। एलेसेंड्रा की नौकरानी के रूप में उसके पहले दिन और उसे एलेसेंड्रा को खिड़की से कूदने देने के लिए सजा मिलेगी। उसे खुद को बचाना था। मुझे माफ करें, मुझे दरवाजा खोलना है। नहीं रुको। एलेसेंड्रा के शब्द बीच में ही रुक गए क्योंकि सैली द्वारा चादर छोड़े जाने पर वह गिर पड़ी। मेज को खिड़की की ओर खींचा गया क्योंकि वह इतनी मजबूत नहीं थी कि एलेसेंड्रा के अचानक गिरने पर अपनी जगह पर टिकी रह सके। अध्याय 33 भय 1 एलेसेंड्रा। सैली चिल्लाई क्योंकि उसे अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा और उम्मीद की कि एलेसेंड्रा को चोट नहीं लगी होगी और सौभाग्य से एलेसेंड्रा अभी भी चादरों पर लटकी हुई थी। वह इतनी दूर नहीं गिरी थी कि जमीन पर गिर जाए। भगवान का शुक्र है। मुझे माफ कर दो। मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। और तुमने सोचा कि मुझे मरने देना तुम्हें बचा लेगा? एलेसेंड्रा ने सैली को घूर कर देखा। अगर वह चादरों को पकड़े न होती तो वह जमीन पर गिर सकती थी। एलेसेंड्रा ने अपनी सांसों को शांत करने के लिए गहरी सांसें लीं। यह आंशिक रूप से उसकी गलती थी कि उसने सोचा कि सैली डर नहीं जाएगी और दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करेगी। एलेसेंड्रा, डेस्मंड ने अपनी बेटी की तलाश में कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। वह कहाँ है? उसने सैली पर चिल्लाया क्योंकि वह कमरे में अकेली थी। उसकी आंखें उसकी घबराई हुई निगाहों का पीछा करते हुए उसके हाथों में रस्सी जैसी दिखने वाली चीज पर चली गईं। एलेसेंड्रा, वह खिड़की की ओर भागा और उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने क्या किया है। डेस्मंड ने सैली को खिड़की से बाहर देखने के लिए एक तरफ धकेल दिया। इस हरकत की वजह से सैली ने धक्का लगते ही चादरें उतार दी। एलेसेंड्रा, मुझसे दूर मत भागो। जेम्स, वह बटलर की ओर मुड़ा जिसने एलेसेंड्रा का दरवाजा चाबियों से खोला था। उसे जाने से रोको। हाँ बैरन। जेम्स एलेसेंड्रा को खोजने के लिए जल्दी में कमरे से बाहर चला गया। तुम बेकार मूर्ख हो। डेस्मंड ने सैली को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया लेकिन खुद को रोक लिया क्योंकि एलेसेंड्रा को पाना ज्यादा जरूरी था। रोवन पहले से ही एलेसेंड्रा को लेने के लिए यहाँ था और अगर वह भाग गई तो रोवन उसे देखते ही मार देगा। मैं बाद में तुमसे निपट लूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा और एलेसेंड्रा को ढूंढने निकल पड़ा। इस बीच एलेसांड्रा ने चादरों से नीचे खिसकने का फैसला किया और इस बात की परवाह किए बिना कि वह गिर सकती है, जमीन से उठ बैठी। अनिवार्य रूप से वह अपनी खिड़की के ठीक बाहर पेड़ की एक शाखा से टकरा गई, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई क्योंकि वह चादरों से टकराने लगी और वह नीचे खिसक गई। जैसे ही डर ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, एलेसेंड्रा को अपने हाथ में दर्द या नंगे पैर होने के कारण गिरी हुई टहनियों और पत्थरों पर कदम रखने से होने वाले दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसका मुखौटा उसके चेहरे से फिसल गया लेकिन बाकी सब चीजों की तरह एलेसेंड्रा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एलेसेंड्रा गेट की ओर भागने लगी क्योंकि यह उसके पिता से बचने का उसका तरीका था।
एलेसेंड्रा रात में भागती हुई भूतनी की तरह लग रही थी क्योंकि उसके काले बाल और सफेद पोशाक ठंडी हवा में उड़ रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कोई उसके पीछे भाग रहा है या नहीं। एलेसेंड्रा की नज़र सिर्फ गेट पर थी। मेरी महिला, कृपया भागना बंद करो, जेम्स ने उसे सामने के दरवाजे से पुकारा जब उसने उसे घर के दाईं ओर से गेट की ओर भागते हुए देखा। एलेसेंड्रा ने अपनी गति धीमी कर ली थी, तभी उसे एक अपरिचित गाड़ी दिखी जो गेट की ओर जाने के लिए उसका रास्ता रोक रही थी। वह गाड़ी में बैठे लोगों से बचने के लिए अपने दाहिने तरफ भागी, क्योंकि हो सकता है कि वह वही व्यक्ति हो जिससे उसके पिता उसकी शादी करवाना चाहते हों। एलेसेंड्रा, उसके पिता की चिल्लाहट उसके पीछे से बहुत दूर तक सुनाई दे रही थी। एलेसेंड्रा ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के दूसरी तरफ से गुजरी, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो अपनी उंगलियों में खंजर घुमा रहा था। जब उसने ऊपर देखा और उसे अपने पास से भागते हुए देखा तो वह मुस्कुराया। तुम कहाँ जा रही हो, छोटी? अगर तुम भाग गई तो मास्टर खुश नहीं होंगे। रोवन ने एलेसेंड्रा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसे बैरन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था कि वह अपनी बेटी को चुपचाप ले आएगा। एलेसेंड्रा जितनी तेजी से भाग सकती थी, गेट की ओर भागी। दुर्भाग्य से, रोवन उससे कहीं अधिक तेज था और जब वह उसके हाथ की पहुंच में आया तो उसने उसे जमीन पर पटक दिया। मुझसे दूर हो जाओ, उसने उससे दूर जाने के लिए अपने पैरों को लात मारी। तुम्हारे भाग्यशाली स्वामी तुम्हें खरोंच तक नहीं देना चाहते, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि वे बहुत देर कर चुके हैं। रोवन ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। और चिल्लाओ, यह मुझे लुभाता है। हट जाओ। एलेसेंड्रा ने उसे लात मारना जारी रखा और अपने हाथों को उसकी पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश की। अच्छा हुआ तुमने उसे पकड़ लिया, डेस्मंड ने हौंकते हुए कहा। वह किसी के पीछे भागने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। जल्दी करो और उसे ले जाओ। मैं अपनी एक गाड़ी में उसकी चीजें तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम्हें अपने लिए चीजें मुश्किल क्यों बनानी पड़ी? एलेसेंड्रा, जेम्स, उसका मुखौटा ढूंढो। मेरा मुखौटा। एलेसेंड्रा ने संघर्ष करना बंद कर दिया जब उसे वास्तविकता का एहसास हुआ। हर कोई उसका चेहरा देख सकता था। मुझे अब वापस अंदर ले चलो, मैं ड्यूक से शादी करने जा रही हूँ, उसने चिल्लाते हुए कहा। उस आदमी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जिसने उसे नीचे दबा रखा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे लिए एक और आदमी है। मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो, एलेसेंड्रा। मैं लंबे समय से उस तरह का आदमी बनने से परहेज करता रहा हूँ। कब? एलेसेंड्रा ने अपने पिता को टोकते हुए कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब तुमने एक औरत को मारा था। तुमने मेरी मां के साथ ऐसा किया था। एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करना बंद करो। तुम छोटे कमीने। डेस्मंड ने अपना हाथ उठाया। रोमन ने कहा, यह एक अच्छा पारिवारिक क्षण है लेकिन मेरे मालिक उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने एलेसेंड्रा के हाथों को जोर से दबाया, जिससे उसकी त्वचा पर चोट के निशान पड़ गए, क्योंकि उसके हाथ जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों पर चल रहे थे। अगर तुमने मुझे एक बार और लात मारी तो मैं अपना खंजर तुम्हारी गर्दन में घुसा दूंगा। मेरे मालिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गई। तुम सिर्फ उसके संग्रह में शामिल होने के लिए बनी हो। एलेसेंड्रा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अजनबी के शब्द ऐसे नहीं लग रहे थे कि उसे किसी से शादी करने के लिए भेजा जा रहा है। संग्रह में शामिल किया जाना किसी भयावह बात जैसा लग रहा था। रोवन मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखकर। वह हमेशा उस पल का आनंद लेता था जब उसके शिकार अपनी किस्मत को समझते थे। वह उसे और अधिक ताना मारना चाहता था ताकि वह और अधिक आंसू बहाए, लेकिन उसे जल्दी से वहां से निकल जाना था ताकि कोई और उसे न देख सके। वह पहले ही अपनी चीख चीख कर बहुत शोर मचा चुकी थी। बैरन, अभी दरवाजा खोलो, रोवन ने डेस्मंड को आदेश दिया। तुम्हें उसे अच्छे से तैयार करके ले जाने के लिए तैयार करना था। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? डेस्मंड ने अपनी मुट्ठी भींच ली, रोवन को मुक्का मारने के लिए ललचाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एलेसेंड्रा अपनी खिड़की से बाहर कूदने की इतनी हिम्मत करेगी। उसे कैसे पता था कि क्या होने वाला है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह। जब उसके घर में एक और गाड़ी के घुसने की आवाज सुनाई दी तो उसकी आवाज धीमी पड़ गई। डेस्मंड ने आंखें मूंदकर गाड़ी के आगे लगे झंडे पर नजर डालने की कोशिश की, ताकि पता चल सके कि बिना किसी सूचना के इतनी देर से कौन उससे मिलने आया है। कौन है? अरे नहीं। गाड़ी के रुकने पर जब बास का प्रतीक दिखाई दिया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं यह एडगर है, मुझे क्या करना चाहिए? उसने मदद के लिए रोवन की ओर देखा। तुम जवाब के लिए मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? रोवन ने एलेसेंड्रा को छोड़ते हुए पूछा। वह ड्यूक के साथ कोई समस्या पैदा करने के लिए यहाँ नहीं था। तुम उसके पिता हो।
वह किससे शादी करेगी, इस बारे में अंतिम फैसला तुम्हारा है। जल्दी करो। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। डेस्मंड खुद को डराने की कगार पर था। एडगर को कल सुबह तक एलेसेंड्रा के लिए नहीं आना था, तो वह अभी यहाँ क्यों था? क्या वह इस पूरे समय उनके घर पर नजर रख रहा था? डेस्मंड ने गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलते और एडगर को बाहर निकलते हुए देखा। एडगर की नजरें एलेसेंड्रा पर टिकी थी। डी ड्यूक एडगर, इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो? एडगर ने अभी डेस्मंड को नजरअंदाज किया। वह एलेसेंड्रा के पास गया और उसकी हालत देखने के लिए नीचे झुका। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक रखा था, शायद उसे उससे छिपाने के लिए। उसके हाथ पर खरोंचें थीं, उसकी ड्रेस गंदी थी और उसने जूते भी नहीं पहने थे। मेरे साथ आओ, एलेसेंड्रा। उसने उसे उठाने के लिए धीरे से अपने हाथ उसकी जांघों और पीठ के नीचे रखे। डेस्मंड ने एक कदम पीछे हटते हुए एडगर की ओर इशारा करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। क्या क्या सोचते हो तुम? उसे कहाँ ले जा रहे हो? वह किसी और से शादी करने वाली है। एडगर एलेसेंड्रा को वापस अपनी गाड़ी में ले गया और उसे सीट पर सावधानीपूर्वक बैठाया, क्योंकि हो सकता है कि उसे कोई चोट लगी हो जिसे वह देख न सके। तुम यहाँ कैसे हो? एलेसेंड्रा ने पूछा। उसे उसकी टाइमिंग अजीब लगी। उसे कैसे पता चला कि वह बेसब्री से उसके आने की कामना कर रही थी? तुमने वह पहली अंगूठी अस्वीकार कर दी जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम्हारे पड़ोस में एक कुशल आदमी है जिससे मैंने नई अंगूठी बनवाई थी। मैं इसे लेने के बाद वापस आ रहा था जब मैंने तुम्हारे घर के सामने हंगामा देखा। अच्छी लड़की। एडगर ने घास के टुकड़ों को हटाने के लिए उसके बालों के एक लट में हाथ फेरा। ऐसा लग रहा था कि वह भागने के लिए गेट की ओर भाग रही थी। अगर वह ऐसा न करती, तो जब वह वहां से गुजर रहा होता, तो एडगर को कुछ भी अजीब नहीं दिखता और वह घर की ओर बढ़ता। एडगर ने अपना कोट उतारकर एलेसेंड्रा के सिर पर रख दिया ताकि उसका चेहरा छिप जाए। जब उसने ऐसा किया, तो उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए कोट के किनारों को खींच लिया और उससे दूर देखने लगी। एडगर ने गाड़ी के दूसरी तरफ बैठे हुए अपनी तलवार को हाथ में लिया, जबकि वह उसकी ओर नहीं देख रही थी। क्या तुम अपने पिता की परवाह करती हो, एलेसेंड्रा? उसने पूछा। अपनी तलवार निकालते हुए वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। ये एक मासूम सवाल लग रहा था, लेकिन एलेसेंड्रा समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा था। अगर उसने नहीं कहा तो उसके पिता एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि आप मेरे पिता को नुकसान पहुंचाते हैं, तो शहर के गार्ड आपसे पूछताछ करेंगे। तुम्हें मेरी पत्नी बनना है, एलेसेंड्रा। कोई भी, यहाँ तक कि राजा भी, तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता और मेरे जीवित रहते हुए बच नहीं सकता। मुझे अपना जवाब बताओ, क्या तुम उसकी परवाह करती हो? एडगर ने अपनी तलवार को और कस लिया, और दोनों पुरुषों को मारने के लिए तैयार हो गया, जो उन्होंने उसके साथ किया था। मुझे नहीं पता, एलेसेंड्रा ने जवाब दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वॉलेट को जाता है।